नमस्कार। वैदिक एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। ये चैनल ज्योतिष की नई खोज और उससे जुड़े शोध से संबंधित चैनल है। ऐसी ही एक छोटी सी खोज मैं आज आपके आगे प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ज्योतिषियों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि मैं कितना अच्छा, कितना बड़ा ज्योतिषी बन पाऊंगा, मैं कितना बड़ा फलितकार बन पाऊंगा, मेरा फलित कितना अच्छा होगा। और जो नए शिष्य हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनके मन में ये सवाल आता है कि क्या मैं अच्छा ज्योतिष सीख पाऊंगा, क्या मैं अच्छा ज्योतिष आचार्य बन पाऊंगा, मेरा फलित कितना अच्छा होगा। जी हाँ, ज्योतिष के द्वारा इसे जाना जा सकता है कि आप कितना अच्छा ज्योतिष सीख पाएंगे, आप कितने अच्छे ज्योतिष के फलित कथन को कर पाएंगे। ज्योतिष में ग्रहों से, भावों से ये सब चीज़ें बताई जा सकती हैं। ऐसी ही एक छोटी सी खोज मैं आज आपके आगे प्रस्तुत करूंगा, जिससे ये पता लगेगा कि कितना अच्छे ज्योतिषकार बनेंगे, कितने अच्छे फलितकार बनेंगे। ये जो खोज है, ये गुरुओं का आशीर्वाद है। अगर मेरी ये प्रस्तुति पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें, और अगर मेरी प्रस्तुति में कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो, तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ज्योतिष एक ज्ञान का सागर है, जो इंसान को, जो पुरुष को परमात्मा से मिलने का मार्ग है। ज्योतिष की जो दिव्य ज्योति है, वो चित्त के अंधकार को दूर कर मनुष्य को प्रेरित करती है कि वो परमात्मा में लीन हो। लेकिन ये ज्योतिष का जो ज्ञान है, उसकी प्राप्ति दुर्लभ है। उस ज्ञान की प्राप्ति ही परम धाम है, जिसके लिए कहा जाता है परमात्मा की प्रतीति पुरुष में स्थित है। पुरुष की प्रतीति बुद्धि में, बुद्धि की मन में, मन की इंद्रिय में, और इंद्रियों की विषयों में होती है। इन सब का आभास ज्ञान से ही हो सकता है। जी हाँ, ज्ञान की बहुत विशेषता है। ज्ञान ही वो अलौकिक दीपक है जिसे जलाकर आप मन के अंधकार को दूर कर परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। ज्योतिष उन मार्गों में से एक मार्ग है। इसे समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन से ग्रह हैं, वो कौन सी राशियां हैं, वो कौन से भाव हैं जो ज्योतिष में ऐसे मार्ग को दर्शाते हैं जिससे ये पता लगे कि ये जातक, ये पुरुष एक अच्छा फलितकार, एक अच्छा ज्योतिषी बनेगा। इसी चीज़ों को जानने के लिए कुछ चीज़ों का बहुत महत्व है। जैसा मैंने पाया कि इसमें वायु का बहुत ज़्यादा महत्व है। वायु के महत्व को गीता भी बहुत सरलता से बताती है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। गीता में श्लोक है, यत आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणी भूतानि मत्स्थानी इति उपधार्य। जिसका अर्थ है, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। देखिए, वायु की का महत्व है, जो वायु की विशालता है, वो इस श्लोक में बहुत साफ प्रदर्शित है। वायु का जो महत्व है वो आकाश से जुड़कर किस तरह वायु को व्यापक दर्शाया गया है,
ये बहुत आवश्यक है। ये क्षमा कीजिएगा, ये इसमें बहुत सरलता से बताया गया है। ऐसा ही गीता का एक और श्लोक है जिसमें इसी तरह सरलता से वायु की व्यापकता को दर्शाया गया है। आइए जरा उसे देखते हैं। शरीर यद्वाप्नोति यत् च अपि उत्क्रमाति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुः गंधान एव आश्यातु। जिसका अर्थ है, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाती है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रिय को ग्रहण कर फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। तो पुनः इसमें वायु की व्यापकता को दर्शाया गया है कि किस तरह से वायु सर्वव्यापक है, किस तरह से पिछले जन्म के भूतों को अगले जन्म के संस्कारों में जोड़ देती है वायु। जी हाँ, वायु की व्यापकता को समझने के लिए हमें वायु के कुछ शब्दार्थों को भी समझना जरूरी है। आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। वायु के कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे मंत्रोच्चार, प्रसारित करना, प्रकाश, मिलना, जुड़ जाना और भविष्य। देखिए वायु की व्यापकता कितनी है, जिसको अगर हम खंडित करते हैं तो हमारे को ये सब शब्दार्थ प्राप्त होते हैं। भविष्य की जानकारी, किसी भी चीज से जुड़ना, ज्ञान के मार्ग से जुड़ना, उस मार्ग से जुड़ना जो परमेश्वर में आपको लीन करे, अपने कर्मों को, आपके किए गए कर्मों को प्रदर्शित करे कि किस तरह से आपको अपने मार्ग का सदुपयोग करना है। प्रकाश हो जाना, किसी भी चीज को प्रसारित कर देना, ऐसी चीज जो जीवन में छिपी हुई है, जो कर्मों का लेखा जोखा पुरुष को नहीं पता, ज्योतिष के सरल मार्ग के द्वारा, ज्योतिष के ज्ञान के सरल मार्ग द्वारा उसे जाना जा सकता है। और मंत्रोच्चार, ये सभी चीजें वायु से जुड़ करके उसकी व्यापकता को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। वायु, जिस वायु की मैंने चर्चा करी, वो हमारे ज्योतिष में बहुत ही सरलता से 3 राशियों से और 3 ग्रहों से जुड़ी हुई है। पहली राशि मिथुन राशि, दूसरी राशि तुला और तीसरी राशि कुंभ। जी हाँ, वायु की व्यापकता सिर्फ गीता की ही चर्चा तक नहीं है, वायु की व्यापकता ज्योतिष में राशियों से और ग्रहों से भी जुड़ी हुई है। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वायु तत्व की राशियां हैं, इसीलिए इनका बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। अच्छे ज्योतिषाकार, अच्छे फलित कथन करने वाले के लिए वायु तत्व की राशियों का बहुत महत्व है। साथ में इन राशियों के साथ साथ इन राशियों के अधिपति, मिथुन राशि का अधिपति बुध, तुला राशि का अधिपति शुक्र और कुंभ राशि का अधिपति शनि। जी हाँ, मिथुन, तुला, कुंभ, बुध, शुक्र और शनि, इन सभी का अच्छे फलितकार, अच्छे ज्योतिषाकार बनने में बहुत बहुत महत्व है। वो महत्व क्यों है, आइए हम आगे समझते हैं कि जिस तरह हमने वायु को समझने की कोशिश करी, उसी तरह हर ग्रह को कुछ विशेष नाम दिए हैं। उन नामों के क्या अर्थ हैं, आइए उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बुध, बुध के लिए शास्त्रों में एक नाम आया है शलिष्ट वाक्य। शलिष्ट वाक्य का अगर शब्दार्थ समझें तो शब्द आते हैं जुड़े रहना, ऐसे मार्ग से जुड़े रहना जो ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति कराए, समाविष्ट करना, मिलाना या 2 वस्तुओं को जोड़ना। ऐसी चीजें जो 2 अलग अलग भिन्न प्रकार की चीजें हैं,
उनको आपस में जोड़ना। पुरुष, जैसे कि पुरुष और पुरुष के किए हुए कर्म और उन कर्मों को ज्योतिष के ज्ञान के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा, 12 राशियों के द्वारा, भचक्कर के द्वारा, ग्रहों के द्वारा कर्मों को जोड़ना और उनको समझना। दोहरे व्याख्यान संबंधित, देखिए ज्योतिष जो है, हमारे ऋषियों ने जितने भी श्लोक लिखे हैं, उनकी रचना करी है ग्रंथों की, उन ग्रंथों में कई बार एक ही श्लोक से कई अर्थ निकलते हैं। तो उन दोहरे व्याख्यानों को समझना, उन सब की समझ परख रखने के लिए बुद्ध बहुत अति आवश्यक है। इसीलिए बुद्ध को शलिष्ट वाक्य कहा गया और बुद्ध ज्योतिष, अच्छे ज्योतिषकार बनाने में बहुत मददगार है। आइए आगे समझते हैं। शुक्र, शुक्र के लिए शास्त्र में कहा गया है काव्यकर्ता। काव्यकर्ता के अर्थ हैं विवेक, बुद्धि, उच्च शक्ति या कला, क्षेम भलाई, भविष्य वक्ता, साधु जैसी प्रतिभा से युक्त, साधु द्वारा वंश परंपरागत बताई गई। देखिए इन सभी शब्दार्थों से ये बहुत स्पष्ट है कि किस तरह से शुक्र भी जो है वो भविष्य कथन से जुड़ा हुआ ग्रह है और वो भविष्य कथन के लिए एक बहुत ही अहम ग्रह है। शुक्र के बारे में एक और बात कही गई है, शुक्रो भृगुर भृगुसुत, जिसका अर्थ है ऋषि भृगु के वंशज। और ऋषि भृगु के बारे में हम जानते ही हैं कि उन्होंने ज्योतिष के कई ग्रंथों की रचना करी, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे को प्रदान किए, तो जिससे शुक्र जुड़ा हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुक्र भी ज्योतिष कथन के लिए एक अहम ग्रह बन जाता है। आइए अब आगे समझते हैं शनि। शनि के बारे में कहा गया है असित, जिसका अर्थ है जादुई। एक शब्द और है शौरी, जिसका अर्थ है वसु, और वसु जो अंक 8 का प्रतीक है। असंख्य भी कहा गया है शनि को, अनंत, असंख्य, जिसका अर्थ है अनगिनत। और अनगिनत के लिए हम सभी जानते हैं कि एक सिंबल यूज किया जाता है इन्फिनिटी का। अब विशेष बात यह है, देखिए सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ज्योतिष की भी यही खासियत है कि सब पहलू एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो अनगिनत अनंत का सिंबल है वो अंक 8 का ही जो की संरचना है बिल्कुल उससे मेल खाता है। और यहाँ अनंत का, असंख्य का जो विश्लेषण है वो उन चीज़ों के लिए है कि ऐसी चर्चा, ऐसा ज्ञान जो वायु से संबंधित है, जो अनंत काल से चलता चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता चला जाएगा, वो है धर्म, और धर्म के अंतर्गत ज्योतिष, और धर्म के मार्ग से जोड़ने वाला ज्योतिष। तो यहाँ पे वायु ग्रह शनि का बहुत महत्व आ जाता है। शनि की बलवत्ता इस बात को दर्शाएगी, शनि ग्रह जो है इस बात को दर्शाएंगे कि ये अच्छे ज्योतिषाकार या अच्छे फलितकार, अच्छे ज्योतिष के फलित कथन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये इसमें इनका बहुत बड़ा श्रेय है। यहां तक तो कहानी बहुत अच्छी है कि बुध है, शुक्र है, शनि है, लेकिन बृहस्पति का क्या? जी हाँ, तो आइए आगे बृहस्पति की चर्चा भी करते हैं। बृहस्पति, बृहस्पति के लिए शास्त्रों में शब्द आता है सर्वशास्त्र विशारद, जिसका अर्थ है सर्व से प्रत्येक, शास्त्र जो शास शब्द से बना है उसका अर्थ है आज्ञा, व्यवस्थित क्रम, विशारद का अर्थ है विद्वान, श्रेष्ठ। प्रत्येक शास्त्र में विद्वान होना, प्रत्येक शास्त्र में श्रेष्ठ होना। बृहस्पति ज्योतिष के उच्च स्तर के लिए आपको प्रोत्साहित कर सकता है, ज्योतिष पढ़ने के बाद आपको उसमें विद्वान बना सकता है। लेकिन जहां हम किसी विशेष गुण की बात करेंगे, जहां हम स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे, वहां पर आपको बुध, शुक्र और शनि अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे। विशेषकर
जब हम ज्योतिषियों में भी शिरोमणि ज्योतिषी होने की बात करेंगे। जी हाँ, जब ज्योतिष के उच्च स्तर को छूने की बात करेंगे, वहां पर स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, और स्पेशलाइजेशन आते ही यहां पर ज्योतिष में अच्छे ज्योतिषाचार्य बनने के लिए शुक्र, बुध और शनि का माध्यम बहुत विशेष है। बृहस्पति देवगुरु हैं, देवताओं को भी ज्ञान दिया है। गुरु के रूप में बृहस्पति आज्ञा देने में सक्षम है, आज्ञा लेने में नहीं। लेकिन ज्योतिष सिर्फ आज्ञा देने का माध्यम नहीं है, ज्योतिष हर स्तर के जीवन के हर पहलू को समझने का एक माध्यम है। तो जब हम स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे, विशेषकर ज्योतिष में, ज्योतिष के उच्च स्तर की बात करेंगे, उसमें सबसे निपुण होने की बात करेंगे, वहां पर बुध जो वायु तत्व की राशि का अधिपति है, शुक्र एवं शनि, ये तीनों ही ग्रह जो वायु तत्व की राशि से जुड़े हैं, इनका सबसे अधिक महत्व होगा। जब हम बात करेंगे किसी खास विशेषता की, तो ज्ञान अपने आप में धर्म ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान, कई तरह के अलग अलग ज्ञान हैं, नीति ज्ञान। तो ज्योतिष का जो ज्ञान है, उसकी विशेषताओं को पाने के लिए बृहस्पति ज्ञान कारक है, सहायक है। लेकिन जहां हमें स्पेशलिटी की बात करनी है, अच्छे फलित कथन की बात करनी है, अच्छे ज्योतिषाचार्य की बात करनी है, उच्च स्तर के ज्योतिषी की बात करनी है, वहां पर बुध, शुक्र और शनि, इन सब ग्रहों का, इन तीन ग्रहों का सबसे अत्यधिक महत्व है। और ये ना भूलिए कि मैंने वायु की राशियों की, वायु की चर्चा करी थी, वायु तत्व की राशियों की चर्चा करी थी, उनका भी बहुत महत्व है। तो इससे अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। हमें राशियां, हमें ग्रह तो समझ आ गए, लेकिन अब आगे कौन से भाव हैं जिन भावों से ये ग्रह जुड़, ये राशियां जुड़, एक अच्छे ज्योतिषाकार, अच्छे ज्योतिषाचार्य, एक अच्छे फलित कथन कर, भविष्य कथन करने वाले को प्रस्तुत करेंगे या प्रदर्शित करेंगे। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। श्रुति। श्रुति पौराणिक काल से ज्योतिष जो वंश द्वारा वंश आगे दिया गया, वो श्रुति और स्मृति के द्वारा दिया गया। तो इस श्रुति और स्मृति को समझना अति आवश्यक है। आइए समझते हैं श्रुति। श्रुति के कुछ शब्दार्थ हैं: शब्द, कहावत, नेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष देखना, श्रवण करना, सुनना, कान, अध्ययन से प्राप्त ज्ञान, पुरातन काल से सुना, सूचित किया जाने वाला, पुरोहित द्वारा पीढ़ियों को बोला गया पवित्र ज्ञान। तो देखिए श्रुति का कितना महत्व है। आइए अब समझते हैं स्मृति को। स्मृति सिम्र शब्द से बनी हुई है, जिसका अर्थ है स्मृति, स्मरण शक्ति, ध्यान में लाना, शिक्षा देना, परंपरा अनुसार विधि, शिक्षक द्वारा दी याद में शिक्षा। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रुति और स्मृति। श्रुति और स्मृति ज्योतिष में किन भावों से जुड़ती है, आइए इसे समझते हैं। आइए अब ये समझते हैं कि श्रुति और स्मृति किन भावों से जुड़ी है। श्रुति जो हमारी सुनने और देखने की शक्ति है, वो द्वितीय भाव से जुड़ी है, और स्मृति जो हमारे विवेक से, जो हमारी बुद्धि से जुड़ी है, वो हमारे पंचम भाव से प्रदर्शित हो रही है। तो यहाँ पर द्वितीय भाव और पंचम भाव का बहुत महत्व है। तो हमने जैसे राशियों का महत्व समझा, ग्रहों का महत्व समझा, अब हमें भावों का भी महत्व समझ आने में लगा है। लेकिन ये सारी चीजें संगठित कैसे होंगी और कैसे एक अच्छे ज्योतिषाकार को देखा जाएगा, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं।
जैसा कि मैंने पीछे बताया था, मिथुन, तुला और कुंभ वायु तत्व की राशियां हैं, इनका बहुत महत्व है। इन्हीं से जुड़े ग्रह बुध, शुक्र और शनि का भी बहुत महत्व है। अब अगर ये राशियां द्वितीय भाव में या पंचम भाव में हों, यानी कि द्वितीय भाव में मिथुन, तुला, कुंभ, इन 3 राशियों में से कोई भी राशि हो, या पंचम भाव में मिथुन, तुला और कुंभ कोई राशि हो, एवं इन भावों को बुध, शुक्र या शनि में से कोई भी एक ग्रह या इसमें स्थित हो या इस भाव को दृष्टि देते हो, तो वह पुरुष एक अच्छा ज्योतिषाकार, एक अच्छा भविष्य फलित कथन करने वाला होगा। मैं दोबारा से दोहराता हूं कि द्वितीय भाव में मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो, वायु तत्व की राशि द्वितीय भाव में हो, और द्वितीय भाव में ही इन 3 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह बुध, शुक्र, शनि या तो इनमें बैठे या फिर इनको देखे। इसी तरह पंचम भाव में मिथुन, तुला या कुंभ राशि हो और इन भावों को या तो शनि, शुक्र या बुध कोई इनको दृष्टि दे या इनमें बैठ जाए, तो जी हाँ, वो एक अच्छा ज्योतिषाकार, एक अच्छा भविष्य फलित कथन करने वाला होगा। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं, कुछ पत्रियां देखते हैं जो बहुत अच्छे भविष्य कथन करने वाले हैं, जिन्हें मैं जानता हूं। ये पहली पत्रिका है, मकर लगन की पत्रिका है। द्वितीय भाव में कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है और उसमें बुध है। बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत अच्छा भविष्य कथन करते हैं, बहुत सटीक भविष्य कथन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से द्वितीय भाव से बुध जुड़ करके इन्हें एक अच्छे भविष्य कथन, एक अच्छे भविष्य वक्ता की शक्ति प्रदान करता है। आइए एक और पत्रिका देखते हैं, मिथुन लगन की पत्रिका। पंचम भाव वायु तत्व की राशि है, लेकिन एकादश भाव से 11वें भाव से बुध जो हैं वो पंचम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जो कि वायु तत्व की राशि है। ये भी बहुत अच्छे भविष्य वक्ता हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, एक उच्च स्तर के ज्योतिषाचार्य हैं। सिंह लगन की पत्री, द्वितीय भाव में पृथ्वी तत्व की राशि और पंचम भाव में अग्नि तत्व की राशि। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ पे ना तो वायु तत्व की राशि द्वितीय भाव से जुड़ी, ना पंचम भाव से जुड़ी, लेकिन प्रस्तुत कर रहे हैं पत्री, तो बिल्कुल इसमें कोई यकीन नहीं है कि, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये अच्छे ज्योतिषी नहीं है। मैं इनको जानता हूँ, बहुत अच्छे कर्मकांडी हैं और बहुत अच्छे पुरोहित हैं, जो बहुत अच्छे ज्योतिष के जानकार हैं और बहुत सटीक भविष्य कथन करने की क्षमता रखते हैं। कैसे? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें चंद्र कुंडली पे, इनका चंद्रमा जो है वो मकर राशि में है, द्वितीय भाव चंद्रमा से कुंभ राशि पड़ेगी और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है जिसे शुक्र दृष्टि दे रहे हैं। तो ये सिर्फ योग लगन कुंडली से ही नहीं, अगर चंद्र कुंडली से भी आपकी पत्री में बनता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप एक अच्छे ज्योतिषाचार्य, एक अच्छे भविष्य कथन करने की क्षमता रखते हैं, अच्छे ज्योतिषाचार्य बनने की क्षमता है आप में। आइए एक और पत्री देखते हैं, कुंभ लगन की पत्री। द्वितीय भाव मीन राशि, पंचम भाव मिथुन राशि। पंचम भाव में वायु तत्व की तो राशि है, लेकिन ना ही शुक्र से दृष्ट है, ना ही बुध से दृष्ट है, ना ही शनि से दृष्ट है, क्योंकि शनि उच्च के 9वें भाव में स्थित है। लेकिन यहां शनि वक्री हैं। ये वक्र शनि अष्टम में स्थित हो अपनी 10वीं दृष्टि पंचम भाव को दे रहे हैं, जो कि वायु तत्व की राशि है। तो कहा गया जो शोध है वो इस पे पूरी तरह से लागू है और मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं जिनकी ये पत्री है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज तक के देखे हुए जितने भविष्यकर्ता हैं उनमें से सबसे उच्च स्तर के भविष्यकर्ता रहे हैं। इनकी भविष्यवाणियाँ, बहुत आगे तक की भविष्यवाणियाँ मैंने जीवन में सत्य होती देखी हैं, सही होती देखी हैं, सटीक होती देखी हैं और बहुत उच्च स्तर के ज्योतिषी की पत्रिका है ये। तो किस तरह से ये
फलित इसमें हो रहा है ये आप खुद देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये 4 एग्ज़ाम्पल जो हैं, 4 पत्रिकाएँ हैं, ये आपको इस योग को समझाने में सक्षम है। कोशिश करूँगा कि आगे भी कुछ इसी तरह की प्रस्तुति आपको दूँ। वायु की व्यापकता, द्वितीय भाव, पंचम भाव की महत्व, वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला, कुंभ, उनसे जुड़े ग्रह बुध, शुक्र, शनि, ये सब अगर द्वितीय भाव और पंचम भाव से जुड़ते हैं तो ये ज्योतिषियों में भी महाज्योतिषी की पत्रिका को दर्शाते हैं। ये उस क्षमता को दिखाते हैं कि एक उच्च स्तर के भविष्य कथन करने वाले की बलवत्ता प्राप्त होगी या नहीं होगी, आप एक अच्छे ज्योतिषी बनेंगे या नहीं बनेंगे, और ज्योतिषियों में भी महाज्योतिषी होने की क्षमता को ये योग दर्शाता है। मेरे ख्याल से आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई है तो कृपया करके अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें, और अगर मेरे कथन में, मेरी प्रस्तुति में कोई त्रुटियां लगी हों तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। नमस्कार।